लिखेंगे पॉइंट नंबर 8, डिसीजन रिगार्डिंग फर्दर प्रोसेसिंग of products. Decision regarding further processing of products. देखिएगा, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझोगे। देखो क्या था, ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। इस एक्स लिमिटेड ने जॉइंट कॉस्ट लगाई। इस एक्स लिमिटेड ने कुछ जॉइंट कॉस्ट लगाई। जब काम आगे चला तो ये आया स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जाकर इस एक्स लिमिटेड को पता लगा कि हमारे दो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुए हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ठीक है, उसके बाद इस प्रोडक्ट पर कुछ सेपरेट कॉस्ट लगाई गई और इस प्रोडक्ट को फाइनली मार्केट में बेच दिया गया। इसी तरह से प्रोडक्ट बी पर आपने कुछ सेपरेट कॉस्ट लगाई और प्रोडक्ट को मार्केट में बेच दिया गया। अगर एक्स लिमिटेड इन प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेचना चाहती है तो आपके पास स्प्लिट ऑफ की भी सेलिंग प्राइस अवेलेबल है। यानी अब मेरी बात को समझना, एक्स लिमिटेड के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन 1, या तो वो अपने प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेच सकती है या वो अपने प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद बेच सकती है। बहुत ध्यान से सुनना, एक्स लिमिटेड के पास अपने प्रोडक्ट ए और अपने प्रोडक्ट बी को लेकर के दो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। एक्स लिमिटेड चाहे तो अपने प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेच सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो इनको फर्दर प्रोसेस करे और फ्री बेचे। एक्स लिमिटेड ऐसा भी कर सकती है कि भाई वो अपने प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करे और उसके बाद इस सेल वैल्यू पर बेचे। और एक्स लिमिटेड ऐसा भी कर सकती है कि ए को तो बेच दे स्प्लिट ऑफ पर, बी को बेच दे फर्दर प्रोसेस के बाद। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक्स लिमिटेड के पास कुछ ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं ताकि वो अपने प्रॉफिट को हाईएस्ट कर सके या मैक्सिमम कर सके। तो बताइए, क्या यहां पर एक्स लिमिटेड को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसे कौन सा प्रोडक्ट तो स्प्लिट ऑफ पर बेचना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट आपको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचना चाहिए? और जानते हो डिसीजन का सीधा सा तरीका है, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करके हम ये पता लगा सकते हैं। जिस प्रोडक्ट को बेचने पर जहां पर प्रॉफिट ज्यादा होगा उस प्रोडक्ट को मैं वहां बेच दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वापस से एक बार सुनेंगे। एक्स लिमिटेड के पास दो ऑल्टरनेटिव हैं। वो अपने प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर भी बेच सकती है
और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी बेच सकती है। तो नाउ वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी मैं इसको कई नामों से बोल सकता हूं। एक्स लिमिटेड का बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताइए कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरा, ये डिसीजन लेकर बताइए कि क्या प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ये बताइए क्या ऐसा कोई ऑल्टरनेट तरीका कंपनी के पास है ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तीन तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट क्या बोला था सर? कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताइए। तो आइए मैं जरा एक बार लिख देता हूं। सर ये सिनोनिम है ना एक दूसरे के बस। हाँ जी बिल्कुल। व्हाट इज बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर एक्स लिमिटेड। दूसरा मैं क्या पूछ सकता हूं? वेदर सर फर्दर प्रोसेसिंग products should be further processed or not। ये भी उसका, ये भी वही मीनिंग है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, या क्या आपके प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। या तीसरा, कैन यू सजेस्ट एनी ऑल्टरनेटिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यानी आप बात को समझ रहे हैं, बेसिकली हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन आ गई कि क्या कंपनी को अपने प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेच देना चाहिए या उसे अपने प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचना चाहिए। रीजन, दो अलग अलग सेल वैल्यू मेरे पास हैं, तो मुझे उनमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना है, या मुझे केवल एक डिसीजन मान लिया गया कि फर्दर प्रोसेस करूं या ना करूं। तो अगर करूंगा तो इसका मतलब फर्दर प्रोसेस के बाद बेचूंगा, और अगर नहीं करूंगा तो इसका मतलब स्प्लिट ऑफ पर बेच दूंगा। और तीसरा, कैन यू सजेस्ट एनी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव तरीका है कि आप कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सको। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मुझे अपने जॉइंट प्रोडक्ट्स में एक डिसीजन लेना होगा कि मुझे अपने कौन कौन से जॉइंट प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेच देना चाहिए और कौन कौन से प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस के बाद बेचना चाहिए। बस यही कुल मिलाकर इस पॉइंट की समरी है। क्वेश्चन किसी भी मैनर में पूछ ले, मेरा डिसीजन जो मुझे निकालना है वो इसी बात को लेकर निकालना है कि गिवन जॉइंट प्रोडक्ट्स में से किस किस जॉइंट प्रोडक्ट को मुझे स्प्लिट ऑफ पर बेच देना चाहिए और किस किस जॉइंट प्रोडक्ट को मुझे फर्दर प्रोसेस के बाद बेचना चाहिए। तो आइए लिखेंगे अब। whenever entity wants decide whether products should be
further processed or not? Whenever entity wants to decide whether product should be further processed or not, we have to apply either of the following two approach. ये जानने के लिए मेरे पास दो अप्रोच हैं, मैं दो में से किसी भी एक अप्रोच का यूज करके उसे काम में ले सकता हूं। दो अप्रोच क्यों बता रहा हूं मैं आपको, किसी क्वेश्चन में आप अप्रोच 1 लगाओगे, किसी में 2 लगाओगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। यानी जहां आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कम वर्किंग से मेरा काम चल जाएगा, दोनों से आंसर सेम आते हैं, केवल दो अलग अलग अप्रोच बताई गई है इस तरह का डिसीजन लेने के लिए। एक तो है टोटल अप्रोच, और एक होती है इंक्रीमेंटल अप्रोच। एक तो होती है टोटल अप्रोच, मेरी बात समझ आ गई, मुझे एक डिसीजन लेना है कि क्या मुझे अपने जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस डिसीजन को लेने के लिए मेरे पास दो अप्रोचेस हैं, या तो मैं टोटल अप्रोच का यूज करके अपना डिसीजन ले सकता हूं, या मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच का यूज करके डिसीजन ले सकता हूं। लिखें, how to apply total approach। आइएगा, अगर हम टोटल अप्रोच का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, prepare profitability statement of each product, comma, if these are sold at स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये लीजिए, मैं हर प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लूंगा। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना मैं आपको ऊपर सिखा चुका हूं। क्या अज्यूम करते हुए कि अगर इन प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर ही बेच दिया जाए तो हर प्रोडक्ट क्या क्या प्रॉफिट कमा कर देगा। यानी जब मैं टोटल अप्रोच फॉलो कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाऊंगा, और उस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से मैं ये निकाल लूंगा कि अगर इन प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर ही बेच दिया जाए तो ये प्रोडक्ट मुझे क्या क्या प्रॉफिट कमा कर देंगे।
आई प्रिपेयर profitability statement of each product if these are sold after further processing. दीजिएगा प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट। दोबारा से एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाऊंगा ये देखते हुए कि अगर इन प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा जाता तो क्या प्रॉफिट कमा सकता था मैं, अगर स्प्लिट ऑफ पर बेचूं तो क्या प्रॉफिट कमा सकता हूं, और अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचूं तो क्या प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो जानते हो अब मेरे पास हर प्रोडक्ट के दो प्रॉफिट आ गए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट ए पर ये डिसीजन लिया, तो मैंने पहले स्टेटमेंट से ए का प्रॉफिट निकाला कि क्या प्रॉफिट होगा अगर उसे स्प्लिट ऑफ पर बेच दूं। फिर मैंने दूसरा स्टेटमेंट बनाकर ए का एक और प्रॉफिट निकाला कि क्या प्रॉफिट होगा अगर इस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचूं। अब मुझे बताइए आपके पास हर प्रोडक्ट के दो प्रॉफिट हैं, एक वो प्रॉफिट जो आप तब कमाओगे जब आप उसे स्प्लिट ऑफ पर बेच दोगे, और एक वो प्रॉफिट जो आप तब कमाओगे जब उसे फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचोगे। क्या दोनों प्रॉफिट को कंपेयर करके आप डिसीजन ले सकते हो? क्या आप दोनों प्रॉफिट को कंपेयर करके आप डिसीजन ले सकते यस सर। यस। कौन सा डिसीजन लेंगे हम, कौन सी उसको फॉलो करेंगे जहां पर प्रॉफिट ज्यादा मैक्सिमाइज। तो लीजिए थर्ड पॉइंट में हैप्पी रिपब्लिक डे सर। सेम टू यू। कंपेयर these two profits, compare these two profits and decide whether products should be further processed और नॉट। ये लीजिए अगर मैं टोटल अप्रोच को फॉलो कर रहा हूं तो पहले दोनों प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज करवा दूंगा, पहले आप केवल समझिए, अगर समझोगे तो प्रैक्टिकल करते समय ऑलरेडी आपके दिमाग में ये चीजें रहेंगी। हम ऑलरेडी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना सीख चुके हैं। अब मेरे से क्वेश्चन में एक पॉइंट पूछा जाएगा कि भैया बेस्ट बता दो कंपनी के लिए, या ये बता दो कि कौन कौन से प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होने चाहिए और कौन कौन से नहीं होने चाहिए। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले ये मान लो मैं सारे प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेच दूंगा और उससे प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लो। बेच रहे हो या नहीं मुझे इससे मतलब नहीं है, डिसीजन तो मुझे देना है। तो मैंने कहा ये अज्यूम कर लो कि सारे प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर बेच दिए जाएंगे, उसका एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लो। फिर दोबारा से एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ कि अगर ये सारे प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचे जाएं तो क्या प्रॉफिट होगा। तो मेरे पास हर एक प्रोडक्ट के दो प्रॉफिट आ गए।
हर एक प्रोडक्ट के मेरे पास दो प्रॉफिट आ गए, प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ स्टेज, प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। बस इन दोनों प्रॉफिट को कंपेयर करो और ये पता लगा लो कि कौन कौन से प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर बेचे जाने चाहिए और कौन कौन से प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचे जाने चाहिए। बताइए, टोटल अप्रोच समझ आ गई सबको? यस सर। आइए, और प्रैक्टिकली जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और अगर कोई डाउट होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। आइए, दूसरा है हमारे पास इंक्रीमेंटल अप्रोच, शॉर्टकट तरीका बेसिकली। हाउ टू अप्लाई इंक्रीमेंटल अप्रोच। देखिएगा, इंक्रीमेंटल का मतलब हो गया, देखिएगा किस तरह से ये अप्रोच काम करती है, सुनना। अंडर दिस अप्रोच we should prepare under this approach we should prepare statement of net benefit for each product. अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट पर। हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट। कैसे बनता है ये और क्या इसका मीनिंग है, हम जरा इसको समझेंगे। आइए, पर्टिकुलर ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट। सबसे पहले इसमें ए पॉइंट निकालूंगा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिएगा, ये अप्रोच क्या बोलती है, आप जरा समझिएगा ध्यान से। मान लो मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करता हूं, अगर मैं प्रोडक्ट को क्या करता हूं, फर्दर प्रोसेस करता हूं, हाँ जी, वापस से सुनेंगे। अगर मैं प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करता हूं तो प्रोडक्ट 1 लाख रुपए में बिक जाएगा। यानी फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद की सेल वैल्यू 1 लाख है। और अगर मैं प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेच देता हूं तो ये 40,000 रुपए में बिकेगा। वापस से सुनना, अगर मैं प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचता हूं तो 1 लाख रुपए में बिकेगा। और अगर इस प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ स्टेज पर बेच देता हूं तो 40,000 में बिकेगा। तो बताओ, फर्दर प्रोसेस करने की वजह से इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? समझ रहे हैं? इंक्रीमेंटल का मतलब एडिशनल क्या मिल रहा है? क्या मेरी बात समझ आई?
वापस से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैं इस प्रोडक्ट को, एक मिनट, क्या ऑनलाइन, हाँ जी, अगर मैं इस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचूंगा तो 1 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट से 40,000 तो मैं तब भी कमा सकता हूं अगर मैं इसे स्प्लिट पर बेच दूं। तो इसका मतलब 40,000 तो ये प्रोडक्ट रेवेन्यू कमाकर देगा ही देगा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितनी मिल रही है फर्दर प्रोसेस करने की वजह से? 60,000। 60,000। उसी को मैं नाम दे रहा हूं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, उसी को मैं नाम दे रहा हूं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। यानी कैसे निकालूंगा देखिएगा, सर इसमें सेल वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। रेवेन्यू निकाल रहा हूं ना मैं इंक्रीमेंटल, देखो ध्यान से, रेवेन्यू का मतलब सेल वैल्यू, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये लीजिएगा, ये मेरी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की तीनों प्रोडक्ट की सेल वैल्यू आ गई। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और इन्हीं प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू भी आ गई। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, फिर मैं आपको विद एग्जांपल इसको क्लियर करूंगा। बिल्कुल मेरी बात को फिर सुनना, मैं ये बोल रहा हूं ए प्रोडक्ट 2 बार बिक सकता है कि नहीं बिक सकता? ए प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर भी बिक सकता है, और ए प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी बिक सकता है। मैंने कहा दोनों की सेल वैल्यू को कंपेयर कर लो, कि अगर स्प्लिट ऑफ पर बिकता तो 40,000 रुपए मिलते, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिका तो 1 लाख मिलेंगे। तो इंक्रीमेंटल क्या मिलेगा फर्दर प्रोसेस करने की वजह से? तो ये मेरे माइनस कर। बिल्कुल, ये मेरे पास एक ए पॉइंट आ जाएगा। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्स्ट माइनस सेकंड। लेकिन ये तो रेवेन्यू आई, मुझे तो प्रॉफिट निकालने हैं। तो बी पॉइंट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, फर्दर प्रोसेस करने की वजह से कौन सी कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है बताओ? सर आफ्टर प्रोसेसिंग। केवल आफ्टर प्रोसेसिंग की? आप जरा सोचो, जॉइंट कॉस्ट तो लगेगी लगेगी ना प्रोडक्ट को कभी भी बेचो, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट लगाए बिना तो प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस ही नहीं आता है। तो जॉइंट, चाहे आप प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेचो, चाहे आप प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचो, जॉइंट कॉस्ट तो दोनों ही केस में लगनी है। लेकिन ये जो कॉस्ट है ये केवल तभी लगेगी सेपरेट कॉस्ट जब आप प्रोडक्ट को क्या करोगे, फर्दर प्रोसेस करोगे। तो लिख दीजिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट।
ये पक्का पक्का आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है। इंक्रीमेंटल का मतलब है ये तभी लगेगी जब फर्दर प्रोसेस करोगे आप। और अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है सर सेपरेट कॉस्ट बोल सकते हैं ऊपर वाली। बात हो गई ना, फर्दर कॉस्ट, सेपरेट कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस इफ एनी। फर्दर कॉस्ट और सेपरेट कॉस्ट एक ही नाम है। ये लीजिए, ये मेरे पास आ गया इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डी आंसर आ गया। अब फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आई अगर मैं प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करता हूं, ये वाली, और ये मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट आई अगर मैं प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करता हूं। तो अगर मैं रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे ये पता लग जाएगा कि क्या प्रॉफिट आएगा फर्दर प्रोसेस करने पर। तो यहां मैं निकालूंगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, ए माइनस। ये लीजिए, ये मैंने निकाल लिया इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। अब अगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पॉजिटिव है, यानी हाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड। और अगर मेरी रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है, यानी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नेगेटिव चला गया, तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो मैं उस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करूंगा। एक बार ये चार्ट बना ले, मैं फिर आपको इसको समझाता हूं। दो अप्रोच हैं, आप जैसी अप्रोच चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। ऊपर वाली अप्रोच थोड़ी बड़ी है क्योंकि 2 बार स्टेटमेंट बनाओगे। इसमें आप केवल इंक्रीमेंटल बेसिस पर एक सिंगल स्टेटमेंट बनाओगे और उस सिंगल स्टेटमेंट से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होना चाहिए। बताइए, चार्ट बना लिया सबने? यस सर। अब मेरी बात को एक बार सिंपली सुनना बस। देखो, टोटल अप्रोच में तो किसी को मेरे हिसाब से कोई समस्या ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिंपली अलग अलग प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे हैं। वापस से सुनना, अगर मुझे टोटल अप्रोच फॉलो करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल अप्रोच में सबसे पहले ये अज्यूम करूंगा कि अगर सारे प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर ही बेच दिए जाएं तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा। दूसरा, मैं ये अज्यूम करूंगा कि अगर सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा जाए तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा। तो मैंने हर एक प्रोडक्ट के लिए 2 प्रॉफिट निकाल लिए। मैंने हर एक प्रोडक्ट के लिए 2 प्रॉफिट निकाल लिए। प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ, प्रॉफिट एट फर्दर प्रोसेसिंग। इन दोनों प्रॉफिट को कंपेयर करो और जिस प्रोडक्ट का प्रॉफिट जहां ज्यादा है उसको वहीं सेल कर दो। अगर स्प्लिट का प्रॉफिट ज्यादा है तो उसे स्प्लिट ऑफ पर बेचेंगे। अगर फर्दर प्रोसेसिंग का प्रॉफिट ज्यादा है तो उसे फर्दर प्रोसेसिंग पर बेचेंगे। ये तो हमारी टोटल अप्रोच है। इंक्रीमेंटल अप्रोच, ध्यान से सुनना। इंक्रीमेंटल अप्रोच ये बोलती है, आप ये देखो कि फर्दर प्रोसेस करने की वजह से आपकी रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ और फर्दर प्रोसेस करने की वजह से कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ। 2 बातें मुझे देखनी है, रेवेन्यू का इंक्रीज और कॉस्ट का इंक्रीज। रेवेन्यू का इंक्रीज कैसे देखूंगा? देखो,
फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वो प्रोडक्ट जिस प्राइस पर बिक सकता है उस अकॉर्डिंग मैं निकाल लूंगा सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। यानी अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करता हूं तो ये सेल वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करता हूं तो भी तो सेल मिलेगी ना। प्रोडक्ट तो बन चुके हैं, अगर उनको फर्दर प्रोसेस न करूं बल्कि उन्हें स्प्लिट ऑफ स्टेज पर ही बेच दूं तो भी मुझे कुछ ना कुछ रेवेन्यू तो मिलेगी। तो मैंने दूसरी सेल वैल्यू लिख ली, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब फर्दर प्रोसेसिंग की सेल वैल्यू में से स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू माइनस कर दी तो मेरे पास इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगी, मेरे पास इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगी। और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के बाद मुझे चाहिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो केवल और केवल तब लगेगी जब मैं प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करूंगा, वो कॉस्ट जो केवल और केवल तब लगेगी जब मैं प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करूंगा। तो ज्वाइंट कॉस्ट तो मेरे लिए बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट तो लगे बिना प्रोडक्ट ही नहीं बन सकते, तो बेचने की तो बात ही नहीं आएगी। चाहे मैं प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेचूं, चाहे मैं प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस के बाद बेचूं, ज्वाइंट कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी, मैं उसको काम में नहीं लूंगा। फर्दर प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट है या जिसको आप बोल रहे हो सेपरेट कॉस्ट, लीजिए, तो एक तो मैं ले लूंगा सेपरेट कॉस्ट और एक मैं ले लूंगा सेलिंग एक्सपेंसेस। एक तो मैं ले लूंगा सेपरेट कॉस्ट और एक मैं ले लूंगा सेलिंग एक्सपेंसेस अगर कोई है तो। ये मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ गई। नाउ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में से इंक्रीमेंटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में से इंक्रीमेंटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो जो डिसीजन आएगा वो मेरा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? अगर ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पॉजिटिव है तो इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर देना चाहिए। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? अभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने इसका समझा है। बताइए, थ्योरेटिकली समझ आ गया? डेटा रखोगे, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको पूरा फॉर्मेट समझ आ जाएगा कि टोटल अप्रोच को कैसे अप्लाई करना है और आपको इस अप्रोच को कैसे अप्लाई करना है। बिल्कुल, आपको गिवन होती है ना हर में फर्दर कॉस्ट वगैरह सब, हर चीज गिवन होगी आपको। आइएगा, देखो एक एग्जांपल मैं लिखवाता हूं आपको, कल तक फिर हमारा ये कंटिन्यू रह सकता है। आइएगा, लिखेंगे एग्जांपल। एग्जांपल, a company produces नहीं, फॉर्मेट में कुछ नहीं करना होगा आपको, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। आपको रफ शीट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए, पेपर पैटर्न अगर वो कुछ चेंज कर देते हैं तो बात अलग हो सकती है, इसीलिए अभी आप हमें फॉर्मेट के अपन साथ कर, आपको फॉर्मेट क्या वर्किंग तो यही करनी है, बस ये लिखना नहीं है कुछ भी जो मैं आपको नोट डालता हूं, सीधे अमाउंट लिखोगे और उससे आप अपना आंसर निकाल पाओगे। अ कंपनी प्रोड्यूसेस और अगर कल को वो ये बोलते हैं कि आप रफ शीट में प्रॉपरली सॉल्व करिए, आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे, तो फिर आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन में ही क्या करना पड़ेगा, रफ पेपर में भी सॉल्व करना पड़ेगा। सर अभी तक जैसे पेपर जो उसमें फॉर्मेट की जरूरत पड़ी, जिस फॉर्मेट में सब कुछ नहीं बनाना। नहीं,
अभी तक कोई जरूरत नहीं पड़ी। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, उन प्रोडक्ट की यूनिट्स दे रखी है, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दे रखी है, और सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये डेटा आपको दिया हुआ है। ए, बी, सी, डी और ई, 5 प्रोडक्ट का डेटा आपको दिया हुआ है, यानी 5 ज्वाइंट प्रोडक्ट एक कॉमन प्रोसेसिंग के द्वारा आपके बन रहे हैं। 2 लाख यूनिट, 30,000 यूनिट, 25,000 यूनिट, 20,000 यूनिट और 75,000 यूनिट्स। इतनी यूनिट हर प्रोडक्ट की बन रही है। स्प्लिट ऑफ पर अगर आप इन प्रोडक्ट को बेचते हो तो ये 17 रुपए में बिकेगा, ये 13 रुपए में बिकता है, ये 8 रुपए में बिकेगा, ये 10 रुपए में बिकेगा और ये 14 में बिकेगा। अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचते हो तो ये 25 में बिकेगा, ये 17 में बिकेगा, ये 12, ये डैश। डैश का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट डी फर्दर प्रोसेस के लिए जाता ही नहीं है। प्रोडक्ट डी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप हर हालत में स्प्लिट ऑफ पर ही बेच देते हो, इसीलिए उसके लिए फर्दर प्रोसेसिंग में डैश आ गया। यानी कंपनी ऑलरेडी डिसीजन ले चुकी है कि हम इसको स्प्लिट ऑफ पर ही बेचेंगे, इसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग की सेल वैल्यू नहीं है। आइएगा, जॉइंट कॉस्ट। एक तो आपको जॉइंट कॉस्ट में दे रखा है रॉ मटेरियल कॉस्ट 35,90,000, और कुछ कॉमन एक्सपेंसेस लग रहे हैं 5,47,000 के। एनआरबी क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है कि ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पर ही करना है।
यानी जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू के आधार पर करना है। फर्दर कॉस्ट, अब उसके बाद आपको प्रोडक्ट की सेपरेट कॉस्ट या फर्दर कॉस्ट दी हुई है। ए की फर्दर कॉस्ट, बी की फर्दर कॉस्ट, सी की फर्दर कॉस्ट और ई की, क्योंकि डी जब फर्दर प्रोसेसिंग में जाता ही नहीं है तो उसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपके पास नहीं है। ए की कॉस्ट आपको दे रखी है 12,50,000, बी की कॉस्ट आपको दे रखी है 1,50,000, सी की कॉस्ट आपको दे रखी है 50,000 और ई की कॉस्ट आपको दे रखी है 1,50,000। बोलिए क्लियर है बिल्कुल यहां तक पॉइंट। और फिर आपको दे रखी है टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी फर्दर कॉस्ट में एक फिक्स कॉस्ट लग रही है लेकिन वो टोटलिटी में दी हुई है आपको। ठीक है, आपको उसका क्या नहीं दे रखा, ये नहीं बता रखा है कि वो कॉस्ट प्रोडक्ट पर है, तो प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट नहीं है, वो सिंपली आपकी क्या है, और वो आपको दे रखी है 4,73,000। ठीक है, ये हो नहीं हो अभी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बताइए, लिख लिया यहां तक सबने? पहले तो ये लिख ले, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन में मांगा क्या है अब आपसे? लिखिएगा रिक्वायर्ड, ए क्वेश्चन, स्टेटमेंट शोइंग इनकम। सर फिक्स कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन के मेथड में काम में आती थी। नहीं नहीं, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, बिजनेस में फिक्स कॉस्ट तो होती है ना प्रॉफिट निकालने के लिए। जॉइंट कॉस्ट नहीं बोली है मैंने, ये फिक्स कॉस्ट आपको अलग से एक फिक्स कॉस्ट दे रखी है ताकि आप प्रॉफिट निकाल पाओ। भाई प्रॉफिट भी तो निकालोगे, तो बिजनेस में फिक्स कॉस्ट भी तो इनकर्ड होती है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है बट एक फिक्स कॉस्ट दे रखी है। लेटर ऑन बात करूंगा मैं इस पर। स्टेटमेंट शोइंग इनकम of the company assuming that none of its product that none of its product are
टू बी फर्दर प्रोसेस्ड। क्या मतलब हुआ? आपको इनकम निकालनी है अगर नन ऑफ द प्रोडक्ट यानी किसी भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे फर्दर प्रोसेस न किया जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट निकालो सारे प्रोडक्ट अगर कब बेच दिए जाएं, स्प्लिट ऑफ पर बेच दिए जाएं। बी, statement showing income of the company assuming that products A, B, C and E are to be ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या मांगा है, अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा जाए तो प्रॉफिट निकालो। और सी, कैन यू सजेस्ट any other production plan whereby the company can maximize can you suggest any other production plan whereby the company can maximize its profit? Maximize its profits. Show the profit according to plan suggested by। ये लीजिए मैंने पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको करवा दिया, सबसे डिटेल्ड क्वेश्चन मैंने ले लिया है। जॉइंट कॉस्ट को उसने बोला है एनआरवी के रेशो में बांटना है, फिर उसने बोला पहले ये मानते हुए प्रॉफिट निकालो कि सभी प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेच दिया जाएगा, फिर उसने बोला दोबारा से अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ ये मानते हुए कि प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा जाएगा, और तीसरा उसने आपसे ये डिसीजन मांग लिया कि क्या आप कोई प्लान बता सकते हो, यानी इसका मतलब हमें डिसीजन लेना है अब कि कौन सा प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर बेचे और कौन सा प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचे, ताकि कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। तो वो पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई सजेस्टेड प्लान है जिससे कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए, और अगर है तो बताइए वो प्लान क्या है, और उस प्लान का क्या बताइए प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताइए। ये कंप्लीट क्वेश्चन है जो हमें करना है, इससे हम पूरा ये कॉन्सेप्ट वापस इस चैप्टर का रिवाइज कर लेंगे। सर जैसे आपने सब में बताया क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा मेथड और कौन सा स्टेटमेंट बनाना है, तो इन दोनों में कौन सा बनाना है? अरे अरे क्या बोल गए आप, मेथड कहाँ साइलेंट है इस क्वेश्चन में?
नहीं सर, मैं बोल रही हूँ जैसे आपने जो सारे मेथड पढ़ाए फिर उन्होंने बताया ना कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा हमें मेथड यूज करना है। तो मेथड में बताया ना मैंने आपको, और कहाँ लिखवाई मैंने ये चीज आपको? मैं इसमें पूछ रही हूँ, ये किस में पूछ रहे हो? अप्रोच में वाले। अप्रोच दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, जो आपको इच्छा हो। हर क्वेश्चन दोनों अप्रोच से अच्छा। सॉल्व हो सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो दोनों अप्रोच से सॉल्व ना हो पाए। आपको देखना है कि आपको क्या इजी लगता है, मैं आपको दोनों से सॉल्व करके बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई आ जाए तब तो उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, नहीं आए तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यहां पर इसकी कोई अजम्पशन नहीं है, क्योंकि दोनों अप्रोच से आंसर सेम आता है यहां पर आपका। ओके। तो आप जैसा आपको लगे कि जो इजी अप्रोच लगती है, आप उससे उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम इस क्वेश्चन को एक बार करेंगे। थैंक यू। तो